हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो प्रमुख योजनाएं हैं उनका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में है, और जो 2019 और 20 की जो प्रमुख नई योजनाएं हैं उसको हम लोग डिस्कस किए थे। आज इस पार्ट में हम लोग उससे पुरानी योजनाओं को डिस्कस करेंगे, उसको प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे इसका उद्देश्य क्या है, वो कब योजना लागू की गई थी और साथ ही उसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, तो योजनाओं से एग्ज़ाम्स में अक्सर 3, 4, 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं और वो कई बार स्टेटमेंट के रूप में होते हैं। तो ज़रूर इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज की पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा। और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, जो किसानों को जो विशेष तरह से लाभ प्रोवाइड करना कि आकस्मिक अगर उनको कोई ज़रूरत हो, उनकी आवश्यकता हो तो उसको पूरा कर सकें। ठीक है, इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना लाई गई थी। योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भूलेखों में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि का जो है कि प्रावधान किया गया था कि 2 हेक्टेयर से अगर कम भूमि हो रहेगी तभी आपको मिलेगा। मतलब लघु और सीमांत किसान इसके बीच में आएंगे। ठीक है, सीमांत किसान जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है और लघु किसान जो 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन ये थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो भी किसान है उसको ये लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो प्रावधान में परिवर्तन हुआ है। तो आप देख सकते हैं 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर की कंडीशन को समाप्त कर दी गई। ठीक है, और इस दायरे में लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। ठीक है, और लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक कृषक परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे और जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आएगी। ठीक है, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2018 के बाद इसको लागू मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले के जो होंगे उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद के कंडीशन पे अप्लाई होगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, जीवन मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी दी गई थी। इसमें वृत्ति प्रावधान क्या किया गया है, तो इस योजना के लिए वर्ष 18-19 से लेके 23-24 की अवधि के दौरान 1969 करोड़ रुपये परिव्यय करने का मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीवन योजना किससे संबंधित है, तो ये जैव ईंधन बायोफ्यूल और इन्वायरमेंट अनुकूल फसल उगाने से संबंधित है। ठीक है, जो ग्रीन फसल होगी, जो इन्वायरमेंट को जिससे लाभ हो और वो जलवायु के हिसाब से बेहतर हो। ठीक है, उसका भूमि चरण पे भी प्रभाव ना हो और जैविक खेती एक तरह से आप कह सकते हैं। और ये योजना का ड्यूरेशन 5 साल है। आप लोग देख सकते हैं 18 से 23 तक। ठीक है, 18-19 से 23-24 ये 5 साल इसका प्रावधान है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब तक है, 24 तक इसकी डेट रहेगी। इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो पहले चरण में 12 एथेनॉल परियोजनाएं और दूसरे चरण में 10 एथेनॉल परियोजनाएं को वित्तीय सहायता इसके तहत दी जाएगी। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल से रिलेटेड है, मतलब हमको जैव बायोफ्यूल यूज करना है। ठीक है, उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। अगला है किसान पेंशन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो 31 मई 2019 को इस योजना को मूर्त रूप दिया गया था। प्रावधान क्या है इसमें,
किसानों को शामिल किया जाएगा जिसकी आयु 18 से 40 साल के बीच है। ठीक है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। मतलब 18 से 40 साल के बीच के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं और उनको पेंशन जो मिलेगी वो 60 साल के बाद मिलेगी। और कितना मिलेगी? 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है। ठीक है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। ठीक है। तो जो अंशदान जो अकाउंट में वो जमा करेंगे, ठीक है, इस अकाउंट में, उसी अकाउंट के अकॉर्डिंग ही पेंशन आपकी डिसाइड की जाएगी। अगला है शिक्षा वाणी ऐप। शिक्षा वाणी ऐप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा नया पॉडकास्ट ऐप, ठीक है, पॉडकास्ट ऐप शिक्षा वाणी को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। तो शिक्षा वाणी ऐप जो है कि CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्रदान करना है। ठीक है। संगम परियोजना क्या है? संगम परियोजना भारत में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्वच्छ भारत ई-लर्निंग पोर्टल पर प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी में संगम परियोजना का प्रारंभ मार्च 2019 में हुआ। ठीक है। तो दो चीज़ें निकल के आई है, माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है जिसको जाना गया है संगम परियोजना के नाम से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आगे हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रावधान है, तो प्रावधान क्या है? संगम वास्तव में एक क्लाउड होस्टेड मोबाइल फर्स्ट कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्लाउड बेस्ड, और जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर नगर पालिका के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है। तो बात इसका उद्देश्य ये है कि नगर पालिकाओं के जो अधिकारी होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है। उनको नई तरह की जो भी टेक्नोलॉजी आएगी से सफाई से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनको वहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट और भारत के आवासन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है। ये योजना प्रवासियों के लिए है। तो क्या है इसमें? प्रधानमंत्री द्वारा 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 22 जनवरी 2019 को मनाया गया। ठीक है। उसी दौरान इन्होंने घोषणा की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया ये प्रवासियों के लिए है। प्रावधान क्या है इसमें? इसके तहत चयनित भारतीय प्रवासियों के एक समूह को केंद्र वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। ठीक है। तो प्रवासी समुदायों को 2 बार साल में धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाएगी। और चयन में जो देश हैं मॉरिशस हैं, फिजी है, सुरिनाम है, गुयाना है, त्रिनाद एवं टोबैको और जमैका में रहने वाले गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों के वंशज के लोगों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। इसमें वरीयता दी जाएगी। अगला है अटल भाषांतर योजना। ठीक है। अटल भाषांतर योजना विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के जो भाषा स्पेशलिस्ट हैं, जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से, जिसका नाम है अटल भाषांतर योजना। योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश से विलोमता अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट भाषियों का एक समूह तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो आप चाहें तो इनमें जो भाषाएं दी गई हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। चीनी भाषा है, फ्रांसीसी है, जापानी है, रूसी है और स्पेन की भाषा है। ठीक है। ये 6 भाषाएं हैं जिस पे भी विशेष फोकस किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसका जो है कि इनकी भाषाओं का अनुवाद हिंदी में किया जाएगा। ठीक है। और इनके लिए एक प्रशिक्षित लोगों का एक समूह तैयार करने की योजना अटल भाषांतर योजना के नाम से जानी जाएगी। अगला है संपन्न योजना। संपन्न योजना क्या है? तो पहली बात, ये 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में
इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, संपन्न योजना का। संपन्न योजना का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, तो एक पेंशन के लिए अथॉरिटी और सिस्टम, अथॉरिटी और मैनेजमेंट होगा, इस तरह का इसमें उद्देश्य है। और इसमें उद्देश्य क्या है, यह योजना दूर संचार विभाग के पेंशन धारकों के लिए अत्यधिक मददगार होगी और पेंशन के समयबद्ध संवितरण में मदद करेगी। ठीक है, तो पेंशन में जो भी डिले होता है या कोई अनियमितता होती है, उससे रिलेटेड चीज़ों को सुधार करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये योजना चलाई गई है, ताकि दूर संचार विभाग के हैं। ठीक है, दूर संचार विभाग, ध्यान रखिएगा, संपन्न पेंशन योजना दूर संचार विभाग के जो भी पेंशन धारक हैं उनके लिए विशेषतः ये लॉन्च की गई। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको वाराणसी में लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, और ये दूर संचार विभाग के जो कर्मचारी है उनको विशेष लाभ प्रोवाइड कराएगी। अगला है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को, ठीक है, 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया। ठीक है, योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी, ठीक है, इसमें दोनों लोग शामिल हैं, ग्रामीण और शहरी परिवार, लगभग 50 करोड़, मतलब एक परिवार से लगभग 5 लोग लाभान्वित होंगे एक परिवार से। तो इसको कहा जा सकता है कि 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 लाख वार्षिक दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना के तहत वे परिवार जो अनुसूचित जनजाति के हों या जिनके परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हो, ठीक है, ये विशेष कंडीशन है, आपको विशेष इस पर ध्यान रखना है। ऐसी परिवार जो अनुसूचित जनजाति के हो या जिनके परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य न हो या सभी सदस्य दिव्यांग हो, ठीक है, ये तीसरी कंडीशन, या फिर वह परिवार भूमिहीन हो, या फिर वह मैला ढोने का कार्य करता हो, या फिर वह बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो, आदि योजना के पात्र हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें जो कंडीशन लगाई गई हैं, कितना सुनने में शर्मनाक लगता है, मैला ढोने का कार्य, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। तो ये लोग और जो दिव्यांग सदस्य हैं परिवार में और जिसमें पुरुष सदस्य नहीं है 16 से 59 वर्ष के और अनुसूचित जाति के हों, ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं इसके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, यह योजना सभी सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें सरकारी हॉस्पिटल तो कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि हाँ इसी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो इसकी सुविधा आपको दी जाएगी। 15 अक्टूबर 2019 तक आयुष्मान भारत योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। और ये भी है कि विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है आयुष्मान भारत। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पोषक स्वास्थ्य सेवा कौन सी है, तो ऑप्शंस आपको सामने मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग इस तरह से भी याद करिएगा। कई एंगल से हमको उस प्रश्न को और जो टॉपिक है उसको हम लोग को सोचना होगा, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछें तो हमारे माइंड में वो रिमाइंड हो जाए। बस हमको रिमाइंड कर लेना है वो पॉइंट, और वो पॉइंट जब भी रिमाइंड होगा जब हम उसको अलग अलग एंगल से उसको सोचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली योजना देखते हैं, निर्वाचन बॉन्ड योजना। ठीक है, ये चुनाव से संबंधित योजना है, निर्वाचन बॉन्ड योजना। तो क्या है ये, इसका निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 वित्त मंत्रालय द्वारा 2 फरवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। पात्रता क्या है इसके लिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान, भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होगा। ठीक है, तो भारत का नागरिक ही खरीद सकता है,
और भारत में उसका कोई प्रतिष्ठान हो, कोई संस्था हो उसकी, ठीक है, तभी वो ये खरीद सकता है। निर्वाचन बांड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे, ठीक है। कौन से राजनीतिक दल पात्र होंगे? जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हों, ठीक है, पंजीकृत उनको होना चाहिए धारा 29 क, तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्रदान हुआ हो, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी कंडीशन है 1% मत कम से कम उनको मिला हो। जो भी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा में अपने सदस्य रखते हैं तो उनको 1% कम से कम वोट उनको प्रतिशत मिला हो, ठीक है, डाले गए वोट का। ये महत्वपूर्ण कंडीशन, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें प्रावधान क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। निर्वाचन बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। तो ये 5 वेरिएंट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है, 10 के मल्टीपल में। तो आप जो कि ध्यान रखिएगा 5 इसमें टर्म्स हैं। इस बांडों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक की होगी, ठीक है, उससे अधिक की नहीं होगी। तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, निर्गमन की तारीख से 15 दिन के अंदर की बॉन्ड की वैधता वैलिडिटी रहेगी। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर करके कि निर्वाचन बॉन्ड की जो राशि 15 दिन में नहीं भुना पाएंगे, या 15 दिन की जगह भी कंडीशन लगा सकता है 30 दिन दे सकता है, तो वह राशि कहाँ जाएगी, ठीक है, किस कोष में जाएगी? प्रधानमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा फंड में। इस तरह से अगर ऑप्शन भी इसका दे सकता है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या है, बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड पे न लेने का नाम रहेगा, लेने वाले का, न तो देने वाले का नाम रहेगा, ठीक है, दोनों की गोपनीयता रहती है। निर्वाचन बॉन्ड योजना के बिक्री के अब तक 12 चरण पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। बिक्री के 12वें चरण के तहत SBI को देश भर में फैली इसकी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 से 10 अक्टूबर 2019 तक चुनावी बॉन्ड जारी करने और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। तो 12वें चरण में SBI के जो केवल 29 जो शाखाएं हैं उनको ये दिया गया है विशेष अधिकार इन बॉन्डों को इनकैश करने का, ठीक है। अगली योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसमें क्या है, देश में पोषण स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्वीकृति दी गई, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, पोषण के स्तर को सुधारना है और साथ ही जो कुपोषण की वजह से बीमारियां हो रही हैं उस पर भी गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। आगे इसमें प्रावधान वगैरह देखते हैं। इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, ठीक है, मतलब बौनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन, ठीक है, कम वजन के बच्चों में प्रत्येक 2% वार्षिक की कमी लाना, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये कंडीशन इसकी महत्वपूर्ण है, 2% की हर साल कमी चाहिए, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है, ठीक है। और ये 2-3 बीमारियाँ आपको दी गई हैं, इसको भी ध्यान रखने पड़ते हैं, ठिगनेपन, अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन, ठीक है। 3 पॉइंट्स इसमें विशेष रूप से नोट डाउन कराए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है रक्त अल्पता के संबंध में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का रखा गया है, ठीक है। तो अगला इसमें आपको मिल गया पॉइंट चौथा, ठीक है। चौथी बीमारी जो है कि जिसमें ब्लड कम है, ठीक है, एनीमिया की शिकायत है, तो उसमें उसका लक्ष्य 3% का रहेगा, ठीक है। उसको ये प्रावधान किया जाएगा कि उनको आयरन की गोलियां वगैरह दी जाए, प्रोवाइड कराया जाए, साथ ही उनका पोषण बेहतर किया जाए ताकि उनकी जल्दी से जल्दी सुधार हो और ये कम से कम 3% वार्षिक दर से सुधार हो, ठीक है। प्रावधान कैसे इसमें किए गए हैं वो देख लेते हैं। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू कराया जाएगा।
जिसके तहत वर्ष 2017-18 में 315 ज़िले, 18-19 में 235 ज़िले, 19-20 में शेष सभी जिलों में शामिल कर दिया जाएगा। मतलब इस साल 20 तक सारे ज़िलों में इसको लागू करा दिया जाएगा। ठीक है, 17-18 से प्रारंभ होगा। 3 वर्षों की अवधि है, तो इस योजना को 9,046.17 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसको हमको बहुत ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये 3 वर्षों की अवधि इसकी रखी गई है, लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार होगा। ठीक है, जबकि 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सरकार की 50% इसमें भागीदारी होगी। और क्या है, बजटीय समर्थन में केंद्र और राज्यों का अनुपात जो योगदान में होगा वो 60:40 का होगा। ठीक है, और जो विशेष राज्य का दर्जा मिला उनको 90:10 का उसमें भागीदारी रहेगी। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है, जहाँ पे बिना विधानमंडल नहीं होगा जिस केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहाँ पे 100% सहायता दी जाएगी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होने का अनुमान है। ठीक है, भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो बाल संरक्षण एवं कल्याण से जो महत्वपूर्ण योजना है वो है समेकित बाल विकास। ये ध्यान रखिएगा, इसी के अंतर्गत सारी योजनाएं बच्चों से संबंधित चलाई जाती हैं। ठीक है, तो समेकित बाल विकास योजना आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, 18-19 संशोधित अनुमान में समेकित बाल विकास सेवा पर, ठीक है, 23,356.50 करोड़ रुपये व्यय हुए थे। ठीक, जबकि 31 मार्च 2019 तक इन सेवाओं पर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 17-18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। राशि सूचना, शिक्षा और संचार जागरूकता पोषण अभियान के मद में खर्च की गई। ठीक है, तो इससे भी हम लोग कोई रिलेवेंट नहीं है, उस समय राशि कितनी खर्च हो रही है ये सब एग्जाम्स में नहीं पूछता है। अगली योजना है गंगा ग्राम योजना। ठीक है, गंगा ग्राम योजना, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन के दौरान। ठीक है, यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नई परियोजना स्टार्ट की गई है, गंगा ग्राम परियोजना। प्रावधान इसमें क्या क्या किए गए हैं, इसके तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गाँव की, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि गांव, गंगा किनारे कितने गांव हैं, तो लगभग 4,470 गांव हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ये पूछ ले, तो इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 5,000 के आसपास गांव हैं जो गंगा किनारे अवस्थित हैं। इनके एकीकृत विकास का लक्ष्य रखा गया है इसमें, और जिसमें से 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राम हैं गंगा किनारे, उनके लिए विशेष तरह की परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं, जिसमें शामिल है जो ठोस और तरल अपशिष्ट है उनका वेस्ट मैनेजमेंट करना, और साथ ही जल संसाधनों का दोबारा रीयूज़ करना और उसको सही तरीके से उसका रीयूज़ करना, जल संरक्षण परियोजनाएं चलाना, जैविक बागवानी वगैरह में बढ़ावा देना, चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। समर्थ योजना, ठीक है फ्रेंड्स, समर्थ योजना क्या है, तो योजना 2017 में चलाई गई थी। 20 दिसंबर 2017 को कपड़ा क्षेत्र में क्षमता हेतु नई योजना थी ये। ठीक है, उस समय तो कपड़ा क्षेत्र में भारत को एक बेहतर
हब बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। प्रावधान इसमें क्या किया गया है? तो 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान 17-18 से 19-20 तक किया गया है, 3 वर्षों के लिए। ठीक है। हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 3 वर्षों के लिए किया गया है। इसके तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, लगभग 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वो आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सकें। ठीक है। अगस्त 2019 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने इस योजना के तहत 16 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन किया था। ठीक है, जिसमें 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। अगला कार्यक्रम है, अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन। ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का पुनर्गठन किया गया है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। तो 10 दिसंबर 2017 के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। ठीक है। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? इसे 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। तो 2020 के रेलेवेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष से 17, 18, 19, 20 और कितने रुपए खर्च हुए इससे कोई मतलब नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य है संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड कराना। अगली योजना है संकल्प और स्ट्राइव योजना। ठीक है। संकल्प और स्ट्राइव योजना, ये योजना 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा जो है कि स्वीकृति प्रदान की गई थी इस योजना को। प्रावधान इसमें क्या किया गया? तो संकल्प एवं स्ट्राइव योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। संकल्प योजना और स्ट्राइव योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ठीक है। इस योजना हेतु संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये संकल्प का, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। इंग्लिश में है स्किल्स एक्यूजन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड प्रमोशन। ठीक है। स्ट्राइव क्या है? तो इसका है औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। ठीक है। स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है। ये दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं ये आजीविका संवर्धन हेतु है, मतलब स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है। और इसमें स्किल को स्ट्रेंथ किया जाएगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्किल्स होंगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। और वही मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी नई स्किल्स आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, उसका प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। अगली योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ने मनोज सिन्हा ने किया था। ठीक है। दीनदयाल स्पर्श योजना, प्रावधान क्या है इसका? डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए। ठीक है। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के लिए तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है। छात्रवृत्ति योजना है और इसका उद्देश्य है डाक टिकटों के प्रति एक अभिरुचि को बढ़ाया जाए, साथ ही इस क्षेत्र में जो शोध हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति। ठीक है। इंग्लिश में क्या है? स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। ठीक है। ये कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है। एज भी डिफाइंड है, क्लास भी डिफाइंड है, तो आप ध्यान रखिएगा कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए इसके तहत पूरे भारत में 920 छात्रवृत्तियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, जो 500 रुपये पर मंथ होगी। ठीक है। साथ ही पहल क्या है? साथ ही सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट। ठीक है। साथ ही का ये फुल फॉर्म है
आगे देखते हैं, सस्टेनेबल ऑफ एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल है। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल किया गया है और इसके तहत विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावरलूम मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रोवाइड कराना। ठीक है, पावरलूम धारकों के द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों के में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EES कल को किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये जो बेहतर मशीनें हैं जिनमें एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब जो कम पावर लेंगी चलने में। ठीक है, पुरानी मशीनों की तरह उनको बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती है, बिजली खपत कम होगी, उससे संबंधित योजना है जो विद्युत मंत्रालय ऐसी मशीनों को सीधे प्रोवाइड करेगा। कपड़ा मंत्रालय से संबंधित जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको प्रोवाइड कराएगा और शुरुआत में उनको बिना किसी लागत किए जाएगा, बाद में वो 4-5 वर्षों में किस्तों के थ्रू अपने वो पैसा वापस लौटाएंगे जो उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है संपूर्ण बीमा योजना। संपूर्ण बीमा योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी, वो भी मनोज सिन्हा द्वारा। ठीक है, उस समय दूरसंचार मंत्री थे राज्य के। ठीक है, तो इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन इसकी एक गांव जिसमें 100 परिवार होने चाहिए, छोटा गांव नहीं लिया जाएगा। कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, तो उन सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण जीवन बीमा RPLI पॉलिसी से आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सभी आदर्श सांसद गांवों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण बीमा योजना ध्यान रखिएगा। अगला है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण करना। ठीक है, तो सब घरों को इलेक्ट्रीफाइड करना, सब जगह बिजली पहुंचाना सौभाग्य योजना का लक्ष्य है। प्रावधान क्या था? योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जो गरीब परिवार हैं उनको निःशुल्क और जो गरीब नहीं हैं उनको 500 रुपये लिए जाएंगे और उनको विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस योजना होती 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, अगला इसमें क्या पॉइंट है? इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो उस समय लगभग 3 करोड़ घर जो है कि वहाँ पे बिजली नहीं गई थी तो उनको विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रथम बच्चे, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, पहला बच्चा के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली माताओं को के पहले बच्चों को ही 5,000 रुपये दिया जाएगा बच्चे के पोषण के लिए। ठीक है, यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपये पहली किस्त मिलेगी गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। ठीक है, तो जैसे प्रेग्नेंट होंगे आप या होंगे, ठीक है, जो भी परिवार के होंगे लोग,
तो उनका रजिस्ट्रेशन, जो भी गर्भवती महिला होंगी उनका रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी इस योजना से जुड़ पाएंगे और इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, 1,000 रुपये पहली किस्त मिलेगी रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेंगे तो। उसके बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। ठीक है, 6 माह बाद दूसरी किस्त मिलेगी आपको। तीसरी किस्त होगी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और उसका टीकाकरण वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णतः बच्चे के स्वास्थ्य के लिए है, साथ ही उसमें माता के स्वास्थ्य की भी भागीदारी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मातृ वंदना योजना के लिए 5,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे और 3 किस्तों में। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था। ठीक है, यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, तो वह योजना 60 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक पेंशन योजना है, प्रारंभ में 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में से 19-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 20 तक अभी ये योजना चल रही है। ठीक है, योजना के संचालन का दायित्व तो भारतीय जीवन बीमा निगम का है। ठीक है, तो इसका जो पार्टनर है गवर्नमेंट का वो है LIC। ठीक है, LIC इसको पेंशन वगैरह का देने का काम कर रही है। ठीक है, इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर निश्चित रिटर्न पर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 10 वर्षों के लिए 8% का जो है कि ब्याज दर से रिटर्न किया जाएगा। माँ कार्यक्रम। ठीक है, अगला है कार्यक्रम माँ कार्यक्रम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसका फुल फॉर्म है माँ का मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माताओं को जागरूक कराना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, स्तनपान को बढ़ावा देना और उससे संबंधित लोगों के प्रति और माताओं के प्रति एक जागरूकता फैलाना माँ कार्यक्रम का लक्ष्य था। ठीक है, वित्तीय से कोई मतलब नहीं, आप लक्ष्य याद रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 13 जनवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई थी और खरीफ फसल 2016 से प्रभावित थी। ठीक है, खरीफ फसल 2016 से मतलब धान की फसल से इसको प्रभावित किया गया था, फसलों की बीमा वगैरह के लिए था। तो लक्ष्य इसका देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। ठीक है, ये इसकी कंडीशन थी, इसका उद्देश्य था। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम से फसल की क्षति होना, इसके लिए ये वित्तीय सहायता किसानों को प्रोवाइड की जाएगी। फसल कवरेज कौन कौन से थी? तो इसके अंतर्गत रबी की फसल, खरीफ की फसल एवं जो जायद की फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं और बागवानी फसलें हैं, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि क्या है? खरीफ की फसल पर 2%। ठीक है, खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। ठीक है, किसानों द्वारा दिए जो प्रीमियम राशि होगी खरीफ पर 2%, रबी पर 1.5% और बागवानी और वाणिज्य जो फसलें हैं उस पर 5% का रिटर्न किसानों द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम होगा का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। ठीक है, इन सब में जो भी कम रहेगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत अनुमोदन क्यों की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो 15 में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन, ठीक है, ये तीनों कार्यक्रम को इसको मिला दिया गया था। मिला के एक योजना बनाई गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। ठीक है, तो क्या है उचित प्रौद्योगिकी? ठीक है, तो बेहतर टेक्नोलॉजी, सूटेबल टेक्नोलॉजी यूज़ करके और बेहतर सिस्टम का यूज़ करके जो जल है, जल का उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में
जो निवेश है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जल को उचित तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। ठीक है, इस योजना अंतर्गत 5 वर्षों में 2015-16 से 19-20 के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 5 साल के लिए स्टार्ट की गई थी योजना, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 15-16 से लेके 19-20 तक। राज्यों के कृषि विभाग की इस योजना का कार्यान्वयन करने हेतु नोडल एजेंसी होंगे। ठीक है, अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये भी 2015 की स्टार्ट हुआ था। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया था। ठीक है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत ही दिया गया था और इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। लक्ष्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आपकी मृदा किस कंडीशन में है, बेहतर उपजाऊ के लिए या फिर उत्पादन के लिए वो तैयार है कि नहीं है, उसमें कौन सा पोषण तत्व कम है, किस खाद का प्रयोग करेंगे, इस तरह की चीज़ों को किसानों को बताना है ताकि वो उसमें मृदा को बेहतर कर सकें। ठीक है, अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना इनका लक्ष्य है। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। ठीक है, हर 3 साल पे ये कार्ड जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। ठीक है, तो 3-3 साल पे मृदा का प्रशिक्षण होगा और 3 साल के बाद एक कार्ड दिया जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से। ठीक है, अगली योजना है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी ये। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस था, 25 सितंबर को होता है, तो इसी दिन की स्टार्ट की गई थी। लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली है? तो आत्मनिर्भर भारत ने। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है पुरानी योजनाओं के बारे में। तो लक्ष्य इसका क्या था? विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित कराना। ठीक है, तो विनिर्माण केंद्र में मैन्युफैक्चरिंग हब एक तरह से इंडिया को बनाने का प्रयास था इसमें, और उसके लिए बाहर से निवेश का प्रावधान और विभिन्न प्रकार के जो है कि चीज़ों से इसको उत्साहित करने का कार्य गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, ताकि यहाँ पे उद्योग लगें, यहाँ के लोग लगाएं या बाहर से निवेश आके लगे और एक बेहतर इन्वायरमेंट भारत का विश्व में क्रिएट हो सके मैन्युफैक्चरिंग के तहत। और है इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। 22 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 से 25 का लक्ष्य था और कब तक था? 2022 तक। ठीक है, तो अभी भी टाइम है 2 साल का इसमें, और उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ 100 मिलियन का अतिरिक्त रोजगार भी इससे सृजन होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट बढ़ेंगी तो रोजगार के अवसर बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अगला है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। ठीक है, श्रमेव जयते परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसका है श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। ठीक है, तो ये दक्षता और बेहतर माहौल बनाने के लिए पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन क्या है? ये प्रारंभ इसका 25 जून 2015 को ही किया गया था नई दिल्ली में। इसका लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सहायता उपलब्ध कराना।
ठीक है, बुनियादी सहायता के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए ये योजना चलाई गई थी, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना। ठीक है, और 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए ही ये, ठीक है, तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए ध्यान रखिएगा। क्षेत्र क्या होंगे इसके, जल आपूर्ति बढ़िया होनी चाहिए, सीवरेज की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा का जल प्रबंधन होना चाहिए, पैदल मार्ग और गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों, मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। इसके लिए मद का प्रावधान किया गया है, तो उसका हमको कोई मतलब नहीं है। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया कहाँ से, तो नोएडा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त के दिन, और इसकी घोषणा 15 को की गई थी और 5 फरवरी 2016 को नोएडा से ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो लगभग 1 साल बाद, नहीं तो लगभग 9-10 महीने बाद इसकी स्टार्ट किया गया था नोएडा उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य क्या था इसका, संस्थागत साख संवर्धन एवं अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है, तो संस्थागत साख संरचना तक, ठीक है, वहाँ तक अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों को पहुंच को आसान बनाने का इसका लक्ष्य है। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जनजाति और जनजाति एक महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो गुड इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं को कम से कम सभी जो वाणिज्यिक बैंक है उनके प्रत्येक शाखा से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराना, वो भी किसके लिए, एक नए तरह के रोजगार के लिए। ठीक है, उनके लिए नया हो, तो ये बढ़िया मिशन था। और इसमें और क्या है, सिडबी 10,000 करोड़ रुपए पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध कराएगा। ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। ठीक है, तो ये सिडबी और NCGTC का इसमें भागीदारी होगी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण का था। ठीक है, प्रशिक्षण योजना थी ये संबंधित। ठीक है, छात्रों को प्रोत्साहित कर विशेष ध्यान देना था और 8,000 रुपये का सहयोग राशि भी देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था। ये 22 फरवरी 2015 को ही हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाने का लक्ष्य था इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों में किया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग पुरानी योजना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था, तो उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन, ठीक है, LPG उपलब्ध कराना था। ठीक है, LPG उपलब्ध कराने संबंधी उज्ज्वला योजना थी, ये ध्यान रखिएगा। और सौभाग्य योजना हम लोग देखे थे तो वो था बिजली से संबंधित। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या इसका था, स्वस्थ ईंधन बेहतर जीवन। अंतर्गत 3 वर्षों में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले महिलाओं के लिए निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का लक्ष्य था। ठीक है, 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन में 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह योजना वर्ष 1919 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1919 में स्टार्ट की गई थी और जिसको बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। लक्ष्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों को आजीविका में सतत सुधार कराना था।
ठीक है। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना इसका लक्ष्य था। योजना के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। इसमें वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्यों में तो 75 और 25 का था, नॉर्मल राज्यों में और केंद्र शासित और जो विशेष राज्य थे पूर्वोत्तर के उनको 90 और 10 का रेशियो था केंद्र और राज्यों के बीच। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था तो 15 को घोषणा उसकी हुई थी, जबकि स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2016 को। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट हुआ था स्टार्ट में। इसका उद्देश्य क्या था? नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना था। ठीक है। नवोन्मेष को बढ़ावा देना था, इनोवेशन को बढ़ावा देना था यहाँ पे। अर्थात कंपनी का गठन तथा पंजीकरण भारत में हो, इसकी एक कंडीशन थी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। 7 वर्ष तक इसका पंजीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक जो है कि ये बढ़ा दिया गया था। ठीक है। संस्था के पंजीकरण और निगमीकरण की तिथि 7 वर्ष तक थी। ठीक है। पहले ये 5 था, 7 कर दिया गया और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। यह वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार जो है कि टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए किसी वित्तीय वर्ष में। ये कंडीशन हैं इसकी 2-3, अब इसको ध्यान रखिएगा। यह वह औद्योगिक या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं के नव परिवर्तन, विकास, अनुप्रयुक्त वाणिज्यिक संबंध के कार्य कर रहा हो तथा इससे बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य हो। ठीक है। ये सब कंडीशन थी। और कंडीशन इसमें क्या थी? नौ परिवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के लिए 10,000 का पैकेज दिया गया था। प्रबंधन सिडबी ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम स्टार्ट किया गया था 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है। ई नाम एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जिसे ई नाम दिया गया था, वो भी किसके लिए? कृषि के लिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ई नाम किससे संबंधित है तो एग्रीकल्चर मार्केट से। ठीक है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य क्या था? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिनसे होती है एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। ठीक है। जो कृषि उपज की जो मंडियां हैं APMC, उनको जिस पे अभी नए किसान बिल आने से काफ़ी इसमें बवाल मचा हुआ है, काफ़ी जगह विरोध हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये बिल था। ठीक है। ताकि उसको एकीकृत किया जा सके और उनको एक राष्ट्रीय बाजार का एक रूप दिया जा सके। ठीक है। और किसानों की आय दोगुना में ये हेल्प तो करेगा ही। ठीक है। प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन योजना में इसका ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 23 सितंबर 2019 को शहरी रोजगार योजना के स्थान पर इसका स्टार्टअप किया गया था। ठीक है। ठीक है। तो शहरी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की उत्तरवर्ती योजना है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। और ये 23 सितंबर 2019 को जो स्टार्ट की गई थी उसी के स्थान पर इसको स्टार्ट किया गया है। शहरों के लाभान्वित स्वरोजगार तथा कौशल आधारित योजना के अवसरों को बढ़ावा दे शहरी गरीबी एवं उसकी शुभेद्यता को दूर करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। वित्तीय साझेदारी 75 और 25 का होगा राज्यों में, नॉर्मल राज्यों में, और पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90 और 10 के रेशियो का प्रावधान होगा। इसके इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण में 15,000 रुपये तक व्यय किए जाएंगे। ठीक है। जबकि पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर 18,000 रुपये व्यय किए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। तो ये 2015 में ये भी स्टार्ट की गई थी, 25 जून 2015 को जो अभी तक चल रही है, और 2022 तक इसका टारगेट है, ध्यान रखिएगा, सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है। और ये सभी कस्बों को कवर करेगी। ठीक है। 3 चरण में इसको लागू किया जाएगा, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 22। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीणों के लिए है। ठीक है। ये भी 20 नवंबर 2016 के पास स्टार्ट की गई थी और लक्ष्य इसका भी 2022 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और रुपया क्या दिया जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है। और जनगणना के आधार पर इसका
पहचान की जाएगी लाभार्थियों की, ठीक है। और मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर इसको कर दिया गया है, ठीक है। वित्तीय सहायता 60.40 का होगा मैदानी क्षेत्र में और 90 और 10 का पहाड़ी क्षेत्र में होगा केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। ये 21 फरवरी 2016 में स्टार्ट किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों को बनाया गया था और उसका विकास करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इस अर्बन क्लस्टर का नाम इसको दिया गया था और उसके विकास से संबंधित योजना चलाई गई थी, ठीक है। उदय योजना, उज्ज्वल डिस्काम योजना इंश्योरेंस से संबंधित थी, ये ध्यान रखिएगा। उदय योजना इंश्योरेंस से संबंधित थी, बहुत ध्यान नहीं देना है इस सब योजनाओं पे। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बार देख लेते हैं, बहुत चर्चा में थी। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता आदर्श वाक्य था इसका। और वंचित वर्गों व वित्तीय समावेशन किसका लक्ष्य था, ठीक है। वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन मतलब उसको बैंक से उसको उनको जोड़ना था। ये आर्थिकी की जो मुख्य धारा है उसमें उनको लेके आना था, ठीक है। वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं, बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता कराना इसके माध्यम से, ठीक है। वित्तीय जागरूकता वगैरह का भी जिसमें प्रावधान था। और डेबिट कार्ड के साथ इसको दुर्घटना बीमा भी 1 लाख रुपए का दिया गया था, ठीक है। कितने खाते खोले जा चुके हैं उससे कोई हमको मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी, ये भी 8 अप्रैल 2015 के आसपास, ठीक है। 2015 में ही स्टार्ट की गई थी ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, धनहीन को धन प्रदान करना इसका लक्ष्य था, फंडिंग टू द अनफंडेड, ठीक है। तो इस तरह की योजना थी, ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए थी, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये भी 15 में स्टार्ट की गई थी, 1 जून 2015 को, ठीक है। आगे इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन के प्रावधान था। इसकी पात्रता 18 से 40 साल थी, जो पिछले वाले पेंशन में हम लोग प्रधानमंत्री पेंशन वाले में देखे थे उसमें भी सेम था, ठीक है। अंशदान की इसमें अवधि दिया है 20 साल तक अंशदान करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको मिलेंगे 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा, जो भी कम हो, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, ये बीमा से संबंधित स्टार्ट की गई थी, लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, किसको, असंगठित तबके और श्रमिकों के लिए एक इंश्योरेंस की योजना थी ये, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना